हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेक्टर्स के लेक्चर को आगे डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था याद करो। हमने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वेक्टर्स में आई, जे और के कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। आपको याद होगा कि रिस्पेक्टिव आई, जे और के कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो वेक्टर्स की एडिशन पॉसिबल है। दूसरा एक और तरीका हमने बताया था, दैट वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहाँ पे हम वेक्टर्स को एरोस के साथ रिप्रेजेंट करते हुए उनके एडिशन से जो नया वेक्टर बनता है उस वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। याद करो क्या कहा था हमने ये कहा था कि वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर उन दोनों वेक्टर्स को दो साइड्स ट्राइंगल की के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, तो अगर दो वेक्टर्स हमारे पास इन ऑर्डर से मेरा मतलब है कि एक के बाद एक, यानी कि अगर मैं ये वेक्टर ए वेक्टर मान लूँ और ये वेक्टर बी वेक्टर मान लूँ, तो ये ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर ये इन ऑर्डर हैं, तो एक के बाद एक लगे हैं, तो जो फाइनली इनका रिजल्ट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई, वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड है बाय थर्ड साइड बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये आपके पास इस केस में रिजल्टेंट बनता है। ये केस सारा कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको आगे फर्दर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है आज इसके बारे में, क्योंकि ये केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे विद रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा हम वेक्टर्स को जब मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस के तौर पे उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो न्यूमेरिकली उसे एडिशन को कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, और टाइम लगा तो लास्ट टॉपिक है जो वेक्टर रेजोल्यूशन का, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ होना चाहिए कि जब भी मुझे वेक्टर्स को ऐड करना है तो मुझे उसके लिए दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स चाहिए। चलिए, मैंने मान लिया कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग हम जो दो वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं वो ए और बी वेक्टर्स हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि मेरे पास दो ही वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम मैंने ए रखा है और दूसरे वेक्टर का नाम मैंने बी रखा है। अगर बेटा आप इसको जिस ढंग से मैंने रिप्रेजेंट किया है उस ढंग से रिप्रेजेंटेड देखो तो आपको समझ आती है बात कि भाई इन दोनों को हम इन ऑर्डर मान सकते हैं, ये एक ही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट ऑर्डर में बनाया जा सकता है, यानी इसके बाद इधर को नहीं आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट बन गया। पर अगर इसको गौर से देखा जाए तो आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए वेक्टर को तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर को उसके पैरेलली मूव कर दूंगा तो ना तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी ना ही उसकी लेंथ बदलेगी, तो ये वाला वेक्टर भी ए लिखा जा सकता है और ये वाला वेक्टर भी कौन सा लिखा जा सकता है, बी, क्योंकि ये वेक्टर हमने यहाँ लिख दिया। और अभी भी आप देखो ए और बी को मिलके ये जो रिजल्टेंट है ये बनाया जा सकता है। पर देखते ही देखते हमने क्या किया है, एक पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन कर दी है। इस पैरेललोग्राम में हमें नज़र आता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ऐसी साइड्स हैं जो इस ढंग से रिप्रेजेंटेड हैं और उनके बीच का क्लियरली हमें एंगल थीटा नज़र आता है। इस पैरेललोग्राम को अगर कंप्लीट कर लिया जाए इन दोनों साइड्स से बनते हुए, अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया जाए तो इसका जो डायगोनल है बच्चों, जहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों की टेल्स ज्वाइन करती हूँ, वो वाला डायगोनल है जो, वो रिजल्टेंट होगा किसका, ए और बी का। यानी रिप्रेजेंटेशन में हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट बनता है वो कहाँ से बनता है, वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होता है। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा आज का। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। ये है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
इसकी बात कर लेते हैं पहले कि ये कैसे है। चलिए हम इस फिगर को इधर थोड़ा सा सरका देते हैं और इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमें एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है और इस पैरेललोग्राम में मैंने कहा कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर बेटा मैं ए मान लेता हूं और दूसरा वाला वेक्टर मैं बी मान लेता हूं। अगर हम देखें तो जो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैं, जो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैं वो इनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो सकती हैं। यानी ये जो ए साइड है, अगर मैं इसको पी क्यू जेड एस पैरेललोग्राम मान लूँ तो इस पी क्यू आपके पास बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी एस है जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को। तो मैंने ये कहा कि अगर दो वेक्टर्स, दो साइड्स हैं जो एडजेसेंट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो डायगोनल है जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बन चुका है। इस पैरेललोग्राम की खासियत ये है कि अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की तो रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा बच्चों, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम से। इसमें ध्यान रखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर्स की जो टेल्स हैं वो आपस में थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है और जो रिजल्टेंट है उसका कितना एंगल बना है, बीटा एंगल बना है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझें उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप जब एक पैरेललोग्राम बना रहे थे तो उसमें जो आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, मैं एक बार दोबारा कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ आपको पैरेललोग्राम। ये पहला वेक्टर हो गया एक, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर हो गया यहाँ तक, फिर मैंने यहाँ से एक और पैरेलल वेक्टर यहाँ तक बनाया, ठीक है बेटा, और एक मैंने यहाँ पे ऐसे करके ये पहला वाला वेक्टर दोबारा से बना दिया। अब आपको पता लग गया कि मैंने ये वेक्टर ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर हमने क्या लिखा है, ए, ओके जी, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, और ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर है। अब मुझे आर की लेंथ पता करनी है। ये क्या है भैया, ये पी क्यू जेड एस ऐसा है। तो इसकी लेंथ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और इसको आगे को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर बच्चों ये वाला एंगल थीटा है तो याद रखें कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। इसको मैं जेड एम कह देता हूँ। चलिए यहाँ पे आते आते हमने इसको क्या कहा कि ये एम है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे इस साइड को हमने क्या कहा, ये ए है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पी जेड कैलकुलेट करना हो इस ट्राइंगल में तो आप पी जेड को पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज़ कर सकते हो कि वो क्या है, पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर प्लस एम जेड का होल स्क्वायर। आप कहोगे ये कैसे बना, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से अब नोटेट करता हूँ। ये साइड, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, चेक करो, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, इधर से इधर तक बेस है। तो बेस में दो पार्ट्स हैं, एक पी से क्यू तक और एक क्यू से एम तक। अगर इस ट्राइंगल को मैं दोबारा से एक मिनट के लिए देखूं, जो यहाँ पे दिया गया है मुझे, ये थीटा एंगल के साथ, जिसमें मैंने यहाँ क्यू, यहाँ एम और यहाँ जेड लिखा है, और ये वाला साइड वेक्टर मेरे पास कौन सा है, ए का मैग्नीट्यूड। तो इधर से देखने पर ही पता लगता है कि जेड एम बाई जो क्यू जेड है उसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कहा जा सकता है, कितना, साइन थीटा। तो देयरफॉर जो जेड एम की न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, वो क्यू जेड साइन थीटा से लिखी जा सकती है, जिसको मैं ए साइन थीटा से लिख सकता हूँ। ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी होगी, एम जेड कह लो चाहे इसे जेड एम कह लो, वो हमें यहाँ पुट करनी होगी। चलिए बढ़िया है। इसके बाद एक हम और चीज़ देख सकते हैं इधर कि भाई
जो हमारे पास इधर क्यू एम को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे बेटा, क्यू जेड से, तो आपको नज़र आता है कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो क्यू एम की वैल्यू मेरे पास क्यू जेड कॉस थीटा बन जाएगी, जिसको मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमें इस कॉन्सेप्ट में अगर हमें ऐड करना हो तो पी जेड हमारे पास क्या है, आर का स्क्वायर, और पी क्यू क्या है मेरे पास, पी क्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है शायद, पी क्यू की वैल्यू है बी और क्यू एम की वैल्यू है ए कॉस थीटा, यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, और एम जेड की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये स्टार रिलेशन को मैं अगले वाले पेज पे ले जाऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर है या नहीं है। चलिए हम इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। अगले पेज पे मैं आपको दोबारा से एक बार फिगर बना दूं, ये वाली सारी की सारी, ये P, ये Q, ये Z, ये S। देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, ये हमने इसको M लिखा है, ठीक है बेटा। ये एंगल थीटा था, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। मॉड लिख लीजिए, यहाँ पे भी मॉड लिख सकते हैं। ये एंगल आपके पास थीटा है, और इधर से जो रिजल्टेंट हमने बनाया था वो कौन सा रिजल्टेंट बनाया था, वो ये वाला रिजल्टेंट बनाया था। अब मैंने इस साइड को क्या कहा है बेटा, इस साइड को मैंने कहा है कि ये A साइन थीटा है, और ये वाली साइड मैंने क्या कहा है कि ये A कॉस थीटा है। तो बहुत बढ़िया। तो मेरे पास जो पी जेड का होल स्क्वायर बना है वो आपके पास बना है पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ एम जेड का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो हम इसको आगे कैसे कैरी करेंगे बेटा, ये पी जेड की वैल्यू है आर का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है बी, क्यू एम की वैल्यू है ए कॉस थीटा, एम जेड की वैल्यू है ए साइन थीटा। ठीक, तो भाई लिखेंगे कैसे, देखिए ये b का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, यहाँ 2ab कॉस थीटा आ गया। ठीक बेटा, a प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एंड 2 फर्स्ट इंटू सेकंड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए इसको और इसको अगर हम दोनों को ऐडअप कर दें तो क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन गया, देखिए ये रिजल्ट बन गया मेरे पास कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। आप कहोगे वो कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा था बच्चों, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम देखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है हुई है यहाँ पे, जिससे कि हम रिजल्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर सकते हैं। क्या आई है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो कि नहीं सर हमें तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही लिखना है, तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। आप देखिए ए का मैग्नीट्यूड को ए भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लो आप। तो आई होप कि ये आपको रिजल्ट पता लग गया है कि रिजल्टेंट को डिराइव कैसे करते हैं। यानी अगर दो वेक्टर्स मुझे ए और बी को ऐड करना हो तो उनका रिजल्ट ऐसे ऐड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। पहली फोर्स का मुझे जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 10 न्यूटन है। लीजिए दूसरी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 5 न्यूटन है। ठीक है बेटा, और इनके बीच का मुझे जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है। मैं कहता हूँ कि आप एक काम करो, आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो। आप कहोगे देखो सर फोर्सेस को ऐड करने का मतलब है अगर नंबर्स की तरह ऐड करें और स्केलर्स की तरह ऐड करें
तो फिर तो इनका आंसर 10 + 5 सीधा 15 होना चाहिए, पर ये तो स्केलर्स नहीं है। ये क्या है? ये तो वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स को स्केलर नंबर्स की तरह ऐड नहीं किया जाता, उनको ऐड करने का तरीका है ये फॉर्मूला। यानी कभी भी आप एक वेक्टर दिस वन एंड अदर वेक्टर दिस वन, इनको ऐड करो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जब आप नेट फोर्स बनाएंगे इसके लिए, तो आपको लिखना होगा भैया F1 का होल स्क्वायर, दूसरा कौन सा है F2 उसका होल स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस ऑफ, यहाँ पे कितना है बच्चों 60 डिग्री। वैसे तो थीटा आना चाहिए इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली, पर यहाँ थीटा गिवन है तो मैंने उसको 60 डिग्री लिख दिया। चलिए अच्छी बात है। तो इसको आगे कैरी करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए फोर्स पहली कौन सी है 10 का होल स्क्वायर, दूसरी कौन सी है 5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 × 10 × 5 × कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है बेटा हाफ। तो हाफ इससे कैंसिल हो गया। ये आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास बच गया यहाँ 100, यहाँ 25 और आगे ये क्या बन गया 50। तो आपका जो F नेट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे √175 आ रही है, जिसको मैं 5√7 लिख सकता हूँ। तो बहुत आराम से हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया और उनका रिजल्टेंट बता दिया। आप गौर कीजिए कि ये रिजल्टेंट इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो 15 उससे कम है, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 5 उससे ज़्यादा है। क्यों? वो भी आप देखिए यहाँ पे कि ये जो हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया था, मैं एक पेज इसमें ऐड कर देता हूँ, कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, तो हमने जो रिजल्टेंट बनाया था आर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा हमने लिखी थी मॉड के हिसाब से, वो लिखी है हमने कि ये a² + b² + 2ab cos थीटा है। बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्टेंट की हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अब आप देखिए कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा अगर हमारे पास cos थीटा मैक्सिमम है, यानी उसकी वैल्यू कितनी है +1। तो रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गया √a² b² 2ab इंटू कितना हो गया 1, यानी ये कितना आ गया √a + b का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया a + b। ठीक हो गया जी। ये है रिजल्टेंट मैक्सिमम। अगर मैं पूछूं कि रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, तो आप कहोगे देखो सर रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा अगर cos थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली -1 हो जाए, क्योंकि वो उसकी कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट न्यूमेरिकली आप लिखोगे वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा a² + b² - 2ab, जिसे अगर आप सॉल्व करके लिखो तो ये बनता है a - b का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाता है, ये क्या बच जाता है a - b। यानी एक बात तय हो गई कि जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स है वो हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू से लेके मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करता है। मिनिमम वैल्यू क्या है a - b, और रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है a + b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिजल्टेंट अपनी मिनिमम वैल्यू से लेके जो ये है मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगा, जो क्या है ये वाला रिजल्ट। तो हमें पता लग गया कि अगर हम दो फोर्सेस को ऐड करें, आप कहो कि सर दो फोर्सेस में एक फोर्स लगा दो आप F1 = 2 न्यूटन और दूसरी फोर्स आप लगा दो F2 = 5 न्यूटन। मैं आपसे पूछूं कि इनका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो आप कहोगे कि सर इनका जो रिजल्टेंट है ना वो 5 - 2 से लेके 5 + 2 तक लाई करेगा। यानी ये जो रिजल्टेंट है इस वेक्टर का वो 3 से लेके कहाँ तक बेटा 7 के बीच में लाई करता है। यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो 3 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा। यानी ना तो रिजल्टेंट 3 से कम हो सकता है, ना ही रिजल्टेंट 7 से
ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आपका आंसर है कि भैया 3 से लेके 7 के बीच में ही रिजल्टेंट लाई करेगा, इससे ज़्यादा लाई नहीं कर सकता। तो दैट इज़ क्लियर। तो हमें इतना पता लग गया कि जनरली हम फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं या ज़्यादातर वेलोसिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐड तो हम ज़्यादातर फोर्सेस को ही करेंगे जब, या ऐसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे जहाँ जहाँ पे भी हमें वेक्टर एप्लीकेशन चाहिए होगी, जहाँ हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स चाहिए होगा, वहाँ सब जगह पे ये सारी नॉलेज हमारे को काम में आएगी ही आएगी। तो ये भी बात भी क्लियर होगी बच्चों को। तो जैसे मैं एक आपसे पूछता हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन नेवर बी। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ऑप्शंस आपको। मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये रिजल्टेंट है, सपोज कीजिए 4 न्यूटन, बी है आपके पास 7 न्यूटन, सी है आपके पास 10 न्यूटन और डी है आपके पास सपोज कीजिए 5 न्यूटन। उसने पूछा कौन सा कभी नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि भैया ये देखो रिजल्टेंट बन क्या क्या सकता है। रिजल्टेंट देखें तो 8 में से 3 को माइनस कर दो और 8 प्लस 3 को कर दो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए किसके बराबर। 8 में से 3 हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 11, तो 7 बन सकता है, 10 बन सकता है, 5 है, कौन सा नहीं हो सकता। 4 न्यूटन कभी भी रिजल्टेंट नहीं बन सकता। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि रिजल्टेंट ये वाला कभी नहीं आएगा। कौन सा आएगा, देखिए रिजल्टेंट लाई करेगा 5 से लेके 11 के बीच में। तो ये सारे नंबर, यहाँ तो 5 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है या बीच में और कोई वैल्यू भी हो सकती है। पर रिजल्टेंट कभी भी 5 से कम नहीं हो सकता, 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट से हमें पता लग गया कि भैया जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा एक रेंज के बीच में लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। जैसे मैं ये 3 न्यूटन की फोर्स लिख दूं और ये वाली मेरे पास 8 न्यूटन की फोर्स हो, तो इनके बीच का एंगल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर एंगल नहीं गिवन है तो सिर्फ हम रेंज बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है बेटा, चलिए एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ कर लेते कि ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम ज़्यादातर केसेस में एडिशन ऑफ फैक्टर्स को एडिशन ऑफ फोर्सेस के तौर पे देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहली एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्सेस को ही ऐड किया जाता है, बहुत सी और क्वांटिटीज़ को, एंगुलर मोमेंटम हो गया आपके पास, ठीक है, आप इसमें एंगुलर वेलोसिटी हो गई, आप बहुत सी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। पर हमारा अभी जो सबसे पहला पर्पज़ है वो हल होता है जब मैं आपको फोर्सेस को ऐड करना सिखा देता हूँ। देखिए एडिशन ऑफ फोर्सेस में मैंने कहा मेरे पास 2 फोर्सेस हैं। एक फोर्स का नाम है F1 भाई, एक फोर्स का नाम है मेरे पास F2। ठीक, इनके बीच का एंगल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एंगल थीटा है। मुझे इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है। आप कहोगे सर आपने हमें सिखाया कि जो रिजल्टेंट है वो F1 माइनस F2 से लेके F1 प्लस F2 के बीच में लाई करता है। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। मैंने कहा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। फॉर इक्वल फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस से मेरा जो मतलब है, अभिप्राय है, वो है कि F1 की वैल्यू भी F और F2 की वैल्यू भी F। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा। आप कहोगे कि सर रिजल्टेंट के लिए आपने एक रिजल्ट यूज़ किया था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये रिजल्ट हम कैसे यूज़ करें। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे f का स्क्वायर, यहाँ पे भी f का स्क्वायर, 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो मेरे पास तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस ये रिजल्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि
जब मैं इसको चेंज करूँगा, जैसे सपोज करो मैंने कहा थीटा की वैल्यू है मेरे पास 60 डिग्री, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली फोर्स F और ये दूसरी फोर्स F, यहाँ पे दोनों जगह पे कितने एंगल के ऊपर है बच्चों, ये 60 डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है वो रिजल्टेंट क्या है, F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है, थीटा जब 60 डिग्री करते हैं तो वो 1/2 बनता है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया √3 ऑफ F। अब देखिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर बन गया, उसमें से F बाहर आ गया, √3F लिख दिए। इसी ढंग से अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं वो 90 डिग्री के ऊपर है, आप कह लीजिए कि ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं भाई, ये दोनों फोर्सेस F और F 90 डिग्री के ऊपर हैं। तो इस केस में जो F नेट होगा वो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस ऑफ 90 होना चाहिए, कॉस ऑफ 90 तो 0 होता है। ये बन गया हमारे पास F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी ये बन गया हमारे पास कितना भैया, √2F। बहुत बढ़िया, शानदार कहानी। तो हमें पता लग गया कि दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री के ऊपर होंगी तो उनका रिजल्टेंट आगे से हमेशा √2F लिख दिया जाएगा। इन दोनों का एक स्टूडेंट कहता है कि सर आप एग्जाम्पल भी दे दो मुझे, तो मैं कहता हूँ देख भाई ऐसा है, तो इसको 10 लिख ले, ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 10√3 आ गया। तो आगे से आप याद रखें कि अगर आपके पास दो इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री पे रखी हुई हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो फोर्स टाइम √3 होगा, और ये फोर्स टाइम √2 होगा अगर एंगल 90 डिग्री है। और अगर मैं कह दूं कि भैया दोनों वेक्टर्स हैं जो, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स किस एंगल के ऊपर हैं भाई, वो वेक्टर्स हैं एंगल ऑफ 120 डिग्री के ऊपर। तो इस केस में जो F नेट बनेगा हमारे पास वो बनेगा √, क्या लिखें बेटा, F स्क्वायर, यहाँ 2F स्क्वायर कॉस ऑफ 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से हम क्या ढूंढ पा रहे हैं, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया बेटा, -½ तो चलिए ये इससे कैंसिल कर दीजिए। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने cos 120 डिग्री को क्या लिखा है, तो मैं आंसर बता दूं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू -½ होती है। अभी के लिए फिलहाल आप इसे एज इट इज़ याद कर लीजिए। तो ये आपके पास हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भैया, √F स्क्वायर जिसकी वैल्यू है F। यानी आगे से आपको ये पता लग गया कि अगर कोई भी दो फोर्सेस 120 डिग्री पे एक्ट करती हूँ तो उनका जो रिजल्टेंट है वो F ही आएगा। कोई भी दो फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे एक्ट करेंगी तो उनका रिजल्टेंट सेम एज दैट ऑफ द फोर्स आएगा। या इसको उल्टे ढंग से समझें कि अगर कोई भी दो फोर्सेस जिनका वैल्यू आपको x गिवन हो और रिजल्टेंट की वैल्यू भी x हो, तो इसका मतलब वो फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं, वो 120 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि इफ टू इक्वल फोर्सेस गिव सेम रिजल्टेंट, जो एंगल बिटवीन देम है वो कितना होना चाहिए भाई, वो कितना होना चाहिए बोलो, हमेशा 120 डिग्री। अगर दो इक्वल फोर्सेस F और F आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम टू सेम होगा। दो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी वही रहेगा अगर उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। यानी कि अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स और 10 न्यूटन की फोर्स को 120 डिग्री पे खींच दूँ, बना दूँ, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा मेरे पास, 10 न्यूटन ही आएगा। तो यहाँ तक जो आपने नोट किया है अभी तक सारा आपने, ऑब्वियस है मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपने लेक्चर को कैसे पढ़ना है। जब भी आप लेक्चर शुरू करें तो जब एक पेज ख़त्म हो वहाँ पे आपने पॉज कर देना है, और पॉज करने के बाद उसको सारे को नोट कर लेना है, और जब मैं आपको हर 2 से 3 पेजेस होने के बाद एक बार उसको सारे को दोबारा से पढ़ना है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो फिर से उसको सुनना है।
सुनते हुए उसको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं सुनना है, आराम से जिस पेस के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपको उसी पेस के ऊपर सुनते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई, तो इससे आगे मैं बढ़ सकता हूँ। अब हमारे पास देखिए पहला ही क्वेश्चन इसी जोन को लेके आया है कि दो फोर्सेस हैं। कौन सी फोर्सेस हैं भाई? उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। कितने पे एक्ट कर रही हैं? 120 पे। उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 10 न्यूटन। बात ही खत्म। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था कि अगर दो फोर्सेस F और F आपस में 120 डिग्री पे एक्ट करती हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे लिखा जाता है भाई? वो लिखा जाता है F² प्लस F² प्लस 2F² कॉस ऑफ 120 डिग्री। मुझे पता है कि ये रिज़ल्ट कैसे आने वाला है, F² प्लस F² प्लस 2F²। यहाँ माइनस हाफ हो गया, ये देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बन गया? F² प्लस F² माइनस F²। ये भी ख़त्म हो गया, ये कितना बन गया? F। तो इसका मतलब ये F बन गया, तो कितना आंसर आ गया भाई? 10 न्यूटन, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही मार्क कर दिया था, क्योंकि दो फोर्सेस जो आपस में बिल्कुल सेम टू सेम हैं, अगर 120 डिग्री के एंगल के ऊपर एक्ट करेंगी तो उनका रिजल्टेंट भी सेम टू सेम ही आएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी बेटा? एक 4 न्यूटन की है, एक 6 न्यूटन की है। हमें कहा गया कि एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करती हैं, इनका रिजल्टेंट बताइए। यानी मुझे इनके बीच का एंगल नहीं दिया हुआ। पहली फोर्स है जो वो कितनी है? 4, और दूसरी फोर्स है वो कौन सी है? वो है 6, पर इनके बीच का एंगल तो गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट रिजल्टेंट है वो एक रेंज में ही लाई करेगा, और वो रेंज कौन सी होती है भाई? F1 माइनस F2 का मॉड और F1 प्लस F2 का मॉड मैग्नीट्यूड वाइज। तो F1 माइनस F2 कितना आ गया भैया? ये तो 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2 आ गया। तो रिजल्टेंट 2 से लेके 10 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 2 तो बनेगा भाई, 10 भी बनेगा। √52 बनेगा या नहीं बनेगा ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि √52 क्या 10 वो भी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज तो फाइंड आउट की जा सकती है कि कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि थीटा इज़ नॉट गिवन। जो थीटा है वो इस केस में गिवन नहीं है बच्चों, इसलिए हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, थीटा गिवन होता तो हम रिजल्टेंट इजीली ऑब्टेन कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए कि हमें कहा गया कि दो फोर्सेस हैं, ऐसा लगता है कि इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब आप में से जो बच्चे इसका एंगल 60 डिग्री बना रहे होंगे वो एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती है मैं बता देता हूँ। आपको जब भी पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना है तो उस केस में आपको वेक्टर्स को बेटा टेल टू टेल जोड़ना होता है। यानी ये फोर्स F1 है जो वो इधर लग रही है, और ये फोर्स F2 है जो वो इधर लग रही है। ये कितनी है? 10 न्यूटन की फोर्स। ये कितनी है? ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है। एंगल कितना है? अरे भाई यहाँ पे एंगल 60 डिग्री था, पर फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। और मैंने आपको समझाया था कि F1, F एंड F एक्टिंग एट 120 डिग्री गिव रिजल्टेंट। कितना रिजल्टेंट होना चाहिए भाई? उसका रिजल्टेंट भी F ही होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए? इसका आंसर 10 न्यूटन। तो हमारा आंसर है भाई A। बहुत बढ़िया। इससे अगले वाला सवाल पिक कर लेते हैं। चलिए हमें कहा गया कि A और B का एक रिजल्टेंट है। पहले तो ये समझिए कि A और B एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अभी मान लीजिए कि रिजल्टेंट A है जो वो A प्लस B है। A प्लस B का मॉड का मतलब क्या है? उसका मतलब है A² B² प्लस 2AB कॉस थीटा। बट ऑलरेडी कहा गया है यहाँ पे
कि जो a प्लस बी का मॉड है वही a का मॉड है और वही b का मॉड है, और लेटेस्ट से मैं उसको सबको x पुट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये भी x लिख दी गई, और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू एक्स कॉस ऑफ कितना है थीटा। अरे भाई अगर इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आप स्क्वेयर कर दीजिए दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दिया तो यहाँ एक्स स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर कॉस थीटा होता है। ये रिजल्टेंट है जो ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ आ गया 2x स्क्वेयर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, -1/2 है। थीटा कितना है बेटा, 120 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उनका रिजल्टेंट, और वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी अगर इक्वल ही है तो उसके बीच का एंगल 120 डिग्री। देखिए एक ही स्टेटमेंट है जिसके ऊपर अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिया। वो स्टेटमेंट मैं फिर दोहराता हूँ, अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम टू सेम है और उनका रिजल्टेंट भी सेम है, यानी दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी सेम टू सेम है, तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। या दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री के ऊपर दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम टू सेम ही आएगा। एक और सवाल देखते हैं। हमें कहा गया कि दो फोर्सेस हैं। देखिए दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक 3 है और एक 5 है। इनके फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट 35 न्यूटन है, जब उनके बीच में एंगल कितना आया है 60 डिग्री। तो मुझे कहा गया कि रिजल्टेंट पता करो। आपने कहा कि देखो सर रिजल्टेंट है जो वो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, तो आप उसे ऐसे लिख दो F1 प्लस F2 करते हुए। बहुत अच्छे। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है, तो इसलिए मैं इसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मैग्नीट्यूड कितना है, F1 का होल स्क्वायर F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ कितना बेटा 60 डिग्री। आप कहोगे सर ये गिवन है हमें, ये गिवन कितना है 35 न्यूटन है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ। F1 का स्क्वायर कितना है भैया, मुझे नहीं पता, मुझे इनकी रेशो पता है। F1:F2 मुझे कहा गया है कि ये 3:5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 को मैं 3x मान लेता हूँ और F2 को मैं 5x मान लेता हूँ, ताकि इनकी रेशो 3:5 हमेशा रहे। तो F1 की वैल्यू को आपने 3x कहा और इसको आपने 5x कहा, और यहाँ पे 2 इंटू 3x लिखा और यहाँ 5x लिखा, और कॉस ऑफ 60 डिग्री आपने कितना समझाया, हाफ। अगर बच्चों मैं हाफ से इसे कैंसिल कर दूँ तो ये रिजल्टेंट है जो वैल्यू बनती है मेरे पास 9x स्क्वेयर 25x स्क्वेयर प्लस 15x स्क्वेयर, जो वैल्यू मेरे पास बनती है अंडर रूट ऑफ 49x स्क्वेयर, जो वैल्यू मेरे पास बनती है 7x। तो अगर आप देखिए तो यहाँ x की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 5। बहुत ही बढ़िया। अगर x की वैल्यू मिल गई आपको तो आप जानते हो कि F1 जो आपके पास है वो 3x के बराबर है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, जो आ जाएगा कितना 15 न्यूटन। और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5x, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, जो आ जाएगा क्या 25 न्यूटन। तो हमने दोनों वैल्यूज़ हैं जो फोर्स की वो ऑब्टेन कर ली। देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि दो फोर्सेस F1 और F2, इन दोनों का आपको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड पता है और इनका रिजल्टेंट भी पता है। यानी एक फोर्स है आपके पास जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू P प्लस Q दी गई है, दूसरी फोर्स है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू P माइनस Q दी गई है, और इनके बीच का एंगल भी दिया गया है। और ये भी बताया गया है, या एंगल फाइंड आउट करना है
और इनका रिजल्टेंट दे दिया गया। मैं जानता हूँ कि रिजल्टेंट जब भी मुझे पता करना हो दो फोर्सेस का, तो उसका तरीका ये होता है कि आप F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ थीटा करें। ठीक बच्चों, बिल्कुल सही। कैसे लिखेंगे आगे? ये रिजल्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पहली फोर्स P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड लेके इसका स्क्वायर, यहाँ P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, 2 इंटू P प्लस क्यू, P माइनस क्यू कॉस थीटा। अगर मैं दोनों साइड्स को अंडर रूट कर दूं तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और ये क्या बन गया? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, पहली ब्रैकेट। अगर मैं इधर से देखूं, अब मैंने ध्यान रखो अंडर रूट दोनों साइड से हटा दिया है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। ज़रा देखिए बेटा क्या क्या बचेगा। ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर मिलके कितना बन गया? 2p स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर और मिलके कितना बन गया? 2q स्क्वायर, और यहाँ आ गया 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये किसके साथ लिख रहे हैं हम? 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको नज़र आता है कि ये 2p स्क्वायर और ये 3p स्क्वायर को अगर इधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, ये इधर लेके जाएंगे तो बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको और इसको भी सॉल्व कर लिया, इधर भी आ गया, ये इधर बच के आ गया 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर आप देखिए तो आपको नज़र आएगा कि ये भैया सारा का सारा इससे कैंसिल हो रहा है, तो कॉस थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बन गई 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60 डिग्री। आप एक बार नोट कर सकते हैं सारा का सारा खेल। देखिए अब बात करते हैं कि जब हमें एंगल बिटवीन द फोर्सेस के बारे में पता करना हो तब क्या करें। मैंने आपको ये सिखा दिया था यहाँ पे कि जो आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इधर तक आगे जाने के बाद ये जो रिजल्टेंट आता है, इसके लिए एंगल एक वेक्टर के साथ, किसी भी एक वेक्टर के साथ, जैसा कि यहाँ B लिखा गया था और यहाँ A लिखा गया था और ये एंगल आपके पास थीटा था, तो इसके लिए अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करनी हो तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पता की जा सकती है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे पता लगेगी भैया? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पता लगेगी tan ऑफ बीटा के साथ। तो tan बीटा कितना है? tan बीटा सर हम लिख सकते हैं, देखिए tan बीटा इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको दोबारा से p q z और s लिख दूं तो यहाँ tan बीटा की वैल्यू z q, सॉरी ये p q z, यहाँ m z डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा? पी क्यू प्लस क्यू एम आएगा। तो एम जेड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी वो क्या लिखी थी? याद करो, ए साइन थीटा, यहाँ लिखा था ए कॉस थीटा, तो ये आ गया ए साइन थीटा, और यहाँ आ गया मेरे पास बी प्लस ए कॉस थीटा। अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो ये जो बीटा है ये किसके साथ बन रहा है? ये बी के साथ बन रहा है। तो जिसके साथ हमने एंगल बनाया था, जिसके साथ भी रिजल्टेंट का एंगल हम देख रहे हैं, उसको यहाँ लिखना है। दूसरे वेक्टर के साथ नीचे कॉस थीटा और ऊपर दूसरे वेक्टर के साथ साइन थीटा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इधर कहूँ कि भाई इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो आप सपोज़ कीजिए मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 5 न्यूटन का, और मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इन दोनों फोर्सेस के बीच में
मुझे बताइए कि जो रिजल्टेंट है वो कैसे काम कर रहा है। आप कहोगे सर रिजल्टेंट है जो वो तो ये वाला वेक्टर है r, और इस रिजल्टेंट का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, बीटा बनता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अब क्या है कहानी, तो tan बीटा किसके साथ बना है भाई, बीटा बना है किसके साथ, tan के साथ। तो मैंने यही कहा था कि जो फोर्स के साथ बन रहा है उसे यहाँ पे पहले लिख लो, ठीक है। अब दूसरी वाली फोर्स के साथ आपने क्या करना है, cos ऑफ दिस एंगल, ये थीटा की वैल्यू सपोज कर लीजिए मैंने कह दिया 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री कर देता हूँ, यहाँ 5 साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, वो आ जाएगी 5√3/2, यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5/2, क्योंकि cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ तो ख़त्म हो गया, कितना रह गया ये 5√3, ये कितना डिवाइडेड बाई 25, देखिए इधर से 20 + 5 25, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास कट के कितना रह जाएगा, √3/5। तो इस केस में बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स √3/5। तो बहुत बढ़िया, आपको ये फॉर्मूला से पता लग गया कि हमें अगर एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द वेक्टर्स पता करना हो तो उस एंगल को कैसे पता किया जा सकता है। कहानी यही नहीं रोकते, एक और स्टेप पे ले चलते हैं। स्टेप ये है कि अगर अब आपको पता लग ही गया कि भाई रिजल्टेंट को हम ऐसे पता कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपके पास आगे तक, ये आ गया यहाँ तक बच्चा, और रिजल्टेंट कौन सा है मेरा, रिजल्टेंट है ये वाला, है ना, ये रिजल्टेंट है, ये आपके पास एंगल है बीटा, और ये वाला एंगल आप देखिए अल्फ़ा है। अब एक चीज़ देख सकते हैं, जो रिजल्टेंट है उसने बिगर एंगल बनाया है विद वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट का जो एंगल है बड़े वाले वेक्टर के साथ छोटा होता है और छोटे वाले वेक्टर के साथ बड़ा होता है। यानी अगर मैं कह दूं कि ये वाला वेक्टर मेरे पास A था और ये था B, तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि बीटा लेस देन अगर अल्फ़ा है तो भाई B का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किससे, A के मैग्नीट्यूड से। अब इसको कई ढंग से देख सकते हो। आप देखिए छोटा सा मैं यहाँ पे भी एक केस और ड्रॉ करके आपको देता हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये आपके पास वेक्टर है। अब आप इन दोनों में से बताइए छोटा कौन सा वेक्टर है। भाई छोटा वेक्टर तो ये वाला है जिसकी साइड छोटी है, जिसको मैंने A कहा है। यहाँ क्या है, B है। अब इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दीजिए। आप जानते हो कि रिजल्टेंट तो पैरेललोग्राम की इस साइड से किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ जो एंगल है बीटा, ये इस अल्फ़ा से काफ़ी कम नहीं है, यानी जितना ज़्यादा बड़ा होगा B वेक्टर उतना ही छोटा होगा बीटा वेक्टर। अगर मैं ये कह दूँ, अब कहानी ये है कि इफ़ रिजल्टेंट मेक 90 डिग्री with one of the vectors, that vector is smaller of 2। मैं साबित भी कर देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें ये मेरे पास A वेक्टर है और ये मेरे पास यहाँ पे B वेक्टर है। अब देखने में ही पता लग रहा है ये छोटा है ये बड़ा है। लीजिए पैरेललोग्राम भी बन गया और आपको ये भी पता लग गया कि जो इसका पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट है वो यहाँ लाई करता है। बहुत अच्छा, आप देख सकते हो बेटा कि ये जो रिजल्टेंट है इसने बड़ा एंगल बनाया है 90 डिग्री का, ये जबकि क्या है, एक्यूट है। बड़ा एंगल बनाया है किसके साथ, इस वेक्टर के साथ जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड है। यानी हमेशा जब भी आपको सवाल में ये कहा जाए
कि वेक्टर ने बड़ा एंगल बनाया है किसके साथ, तो वो हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड के साथ ही होगा। और इस रिज़ल्ट को अगर मैं यहाँ पे tan ऑफ 90 डिग्री के हिसाब से लिख दूँ तो आपको नज़र आएगा कि 90 डिग्री किसके साथ बना है, छोटे वाले वेक्टर के साथ बना है। दूसरे वेक्टर को लेके आप cos ऑफ इन दोनों के बीच में आने वाला जो भी एंगल है उसे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एंगल आ गया, सपोज कर लीजिए थीटा एंगल आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, b साइन थीटा। tan 90 डिग्री वैसे मुझे याद है इन्फिनिटी होता है, यानी b साइन थीटा ओवर a प्लस b कॉस थीटा क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस b कॉस थीटा है जो वो क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग x ओवर 0 लिखेंगे तो क्या बनता है, इन्फिनिटी। यानी अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी, जस्टिफाई होती है। तो वहाँ से ये भी पता लगा कि कॉस थीटा की वैल्यू है जो माइनस a ओवर b है। कॉस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस a ओवर b है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। हम आगे थोड़ा सा और जा सकते हैं। यानी अगर हमें ये पता लग जाए कि रिजल्टेंट 90 डिग्री के साथ बना है तो कॉस थीटा हमेशा ही लिखा जाएगा माइनस ऑफ स्मॉलर वेक्टर ओवर बिगर वेक्टर। पर ये कौन से वाले केस में है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में ही जस्टिफाइड रहता है, जहाँ पे एंगल कैसे बना है, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बना है वहीं ये रिजल्ट जस्टिफाइड है, अदरवाइज ये रिजल्ट जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। अब देखिए क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स का नाम F1 है, दूसरी का नाम F2 है। इनके बीच में जो रेशो है 1:2 है, यानी F1 है वो कैसी है, स्मॉलर फोर्स है। रिजल्टेंट इज मेकिंग 90 डिग्री विद वन ऑफ द फोर्सेस। तो हम सीधा कह सकते हैं कि R वेक्टर ने 90 डिग्री बनाया है किसके साथ, विद कौन सी फोर्स के साथ बेटा, स्मॉलर फोर्स के साथ। और स्मॉलर फोर्स मैंने इसमें क्या लिखी है, F1 लिखी है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan ऑफ 90 डिग्री क्या बनता है, किसके साथ बना है भैया, F1 के साथ बना है, F2 cos ऑफ थीटा, F2 साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया, ये तो पर इन्फिनिटी हो जाता है। अगर ऐसा हो गया कुछ तो हम कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 जो cos थीटा है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ F1 ओवर F2 आ गया, जिससे कि ये -1/2 आ गया। अब अगर cos थीटा की वैल्यू -½ है तो मैं इसको माइनस cos ऑफ 60 डिग्री लिख सकता हूँ, जिसको मैं cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, जो आ गया cos ऑफ 120 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। वैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ की है कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ये रिज़ल्ट को मैंने यूज़ करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचा। आगे से आप याद रखें कि आप ये सोचें कि ये हाफ किसका है, कौन से cos का ये रिज़ल्ट आता है, तो वो यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्री आता है, तो 180 में से उसको माइनस कर दीजिए, वो आपका एंगल होगा। जैसे इस केस में मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको बस cos थीटा कितना बनना चाहिए, cos थीटा बनना चाहिए माइनस रेशो क्या है, 1:√2। मतलब ये पूरा सॉल्व करके हमने फाइनली यहीं तो पहुँचना है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यानी आगे से शॉर्टकट ये है कि जो भी रेशो दी जाती है उसको आपने उसी रेशो के आगे माइनस साइन का यूज़ करके cos थीटा की वैल्यू लगा देनी है। अब हमें पता है कि ये तो cos ऑफ 45 डिग्री है, तो आपका आंसर है जो थीटा वो कितना आ गया, वो आ गया 180 में से माइनस कर दो 45 को, तो आपका आंसर आ गया कि दोनों फोर्सेस 135 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रही हैं। यानी आपके लिए एक शॉर्टकट हो गया कि अगर हमारे पास रेशो ऑफ द फोर्सेस दी गई है और हमें ये कहा गया है कि रिजल्टेंट ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है किसी एक फोर्स के साथ, तो ध्यान रखो कि वो फोर्स, वो जो एंगल बिटवीन द फोर्सेस है वो cos ऑफ माइनस ऑफ द रेशो हो सकता है, cos थीटा माइनस ऑफ द रेशो हो सकता है, और वहीं से हमें एंगल बिटवीन द फोर्सेस पता लग जाएगा। चलिए बात करते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तक आज डिस्कस हो जाए। तो थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तक डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें a माइनस बी वेक्टर को ऑब्टेन करना है, तो कैसे करेंगे? बेसिकली a वेक्टर और b वेक्टर को ऑब्टेन करने का मतलब है हमें a वेक्टर प्लस माइनस b ऑब्टेन करना है, डेट इज फाइंड करना है क्या रिजल्टेंट किस किस का, a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर एज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप कहोगे ठीक है सर, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं a और b, उनको पहले मैं ज्वाइन कर दूं टेल्स के साथ साथ कि ये वाला मेरे पास a वेक्टर हो गया और ये वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, b वेक्टर हो गया। So ये स्टेप 1 है, क्लियरली शोइंग एंगल बिटवीन देम। हमने कहा कि उनका थीटा हमें क्लियरली नज़र आना चाहिए। फिर जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर को आप क्या करिए, आप उस वेक्टर को इन्वर्ट कर दीजिए। देखिए ये b वेक्टर अगर मैं बना रहा हूँ तो इस b वेक्टर का जो इन्वर्जन वेक्टर है वो कौन सा हो सकता है? वो ये वाला हो सकता है भाई। ये कौन सा आ गया? ये माइनस b वेक्टर आ गया। इस माइनस b वेक्टर के साथ अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो वो रिजल्टेंट कैसे होगा? वो रिजल्टेंट होगा, देखिए 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 देखिए, ये रिजल्टेंट आ गया बच्चों, ये आ गया रिजल्टेंट r, है ना। तो ये अगर एंगल आपके पास थीटा है तो मुझे सोच के बताइए कि ये वाला एंगल आपके पास अल्फ़ा किसके बराबर होगा? अल्फ़ा होगा 180 माइनस थीटा, बिटवीन किस किस के बीच में है? a एंड माइनस b वेक्टर के बीच में। अगर दो वेक्टर्स इनका रिजल्टेंट लिखा जाए कि a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट पता करो, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें पहले वेक्टर का मॉड जो एडिशन में हमने सीखा वो, दूसरे वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर, ये माइनस b है तो माइनस b के मॉड का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स a का मॉड माइनस b का मॉड, और कॉस ऑफ एंगल क्या है दोनों के बीच में? एंगल है 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच में अल्फ़ा है तो मैंने 180 माइनस थीटा लिखा है उसको, जिसको लेके हम बना सकते हैं भाई कि ये तो a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा? ये माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन गया? ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास कि ये आंसर है जो वो बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत बढ़िया, शानदार कहानी। तो हमें पता लग गया कि आगे से a माइनस b का अगर रिजल्टेंट पता करना हो तो वो रिजल्टेंट क्या है बच्चों? वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा है। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इस चीज़ को लेके। मुझे चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर। मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं a माइनस b की वैल्यू ऑब्टेन करता हूँ किसी ढंग से, अगर मैं a माइनस b की वैल्यू ऑब्टेन करता हूँ किसी ढंग से, ठीक बेटा, तो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल मेरे पास क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बहुत अच्छे। अब जनरली ये यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? तो यही कहानी है कि हमें समझना होगा कि ये यूज़ कहाँ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है कब? जब हमें वेलोसिटी का चेंज पता करना हो, v2 माइनस v1, इसका चेंज पता करना हो। तो चेंज में क्या करेंगे भाई? ये हम लिखेंगे कि ये रिज़ल्ट आ गया v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छे। ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी को
बार बार रिपीट किया जाएगा। कई बार हमें यह भी कह दिया जाता है कि V2 और V1 है जो, वो दोनों आपस में कैसे हैं, सेम टू सेम है। आप कह लीजिए V2 V1 के बराबर है और V है, तो उस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड हम जो V2 माइनस V1 के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंटेड है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ऊपर आप कहोगे कि सर इसमें V स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर माइनस 2V स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि भैया ये 2V स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा है, जिसको लिखा जा सकता है कि ये 2V स्क्वेयर 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 के बराबर है। तो अगर आप इसमें से बाहर ले आओ इसको सारे को, तो ये क्या बन जाएगा 2V साइन थीटा बाई 2। वैसे मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ इसी को याद रखो। जो बच्चे मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल के हैं वो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक मैं सवाल आपको देता हूँ। यहाँ पे आपको कहा गया कि ये एक सर्कल के ऊपर बॉडी मूव कर रही है। देखिए यहाँ पे पहले बॉडी जब ए पॉइंट पे थी तो उसका स्पीड वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का था, और जब वो बी पॉइंट पे पहुँच गई तो उसकी स्पीड वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड की है। तो मैंने पूछा आपको कि भैया मुझे ये बता दीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी इस केस में क्या है, क्या रिप्रेजेंटेड है। तो आपने कहा कि देखो सर ऐसा है, आप पता करना चाहते हो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपने यहाँ लिख लेना है कि मैग्नीट्यूड है, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी का। तो कैसे करेंगे भाई, वो तो सर आपने सिखा दिया हमें। V2 का होल स्क्वायर भाई V1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स V1 V2 कॉस ऑफ थीटा। अरे बहुत अच्छी शानदार कहानी। देखो भाई V2 की वैल्यू मेरे को दी गई है 20 का होल स्क्वायर, V1 की वैल्यू दी गई है 10 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 20 इंटू 10। अब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस ऑफ 120 डिग्री। अरे भाई ये तो वैल्यू आ गई मेरे पास 400, यहाँ पे आ गई मेरे पास वैल्यू 100, माइनस ऑफ ये कितना आ गया 2 इंटू 200 इंटू माइनस हाफ। अरे भाई माइनस हाफ को इससे करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 700, जिसे मैं 10 रूट 7 कह सकता हूँ। देखिए चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे पास, ठीक। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से पता लग गया। अगला देखते हैं हमें कहा गया कि ए रिजल्टेंट बनता है किसका, बी और सी का। ए बी और सी तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी गई हैं, पर एंगल किस किस के बीच में पता करने को कहा गया है भाई, एंगल ए और सी के पता करने को कहा गया है। तो जिनके बीच में एंगल पता करना है, पहले तो उन दोनों को एक साइड पे रख लो। अगर आप ऐसे यूज़ कर लेते ना, ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो वो बी और सी के बीच का एंगल आता, वो ए और सी के बीच का एंगल नहीं आना था। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इसको कि बी स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस थीटा यूज़ करेंगे, तो वहाँ से ये ए और सी के बीच का एंगल यहाँ पे नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सब्ट्रैक्शन में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो यही यूज़ हो रहा है कि b का मॉड किसके बराबर है, a माइनस सी के मॉड के बराबर है, और उसको हमने यहाँ पे ऑब्टेन करके लिख दिया। अब b कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, a का स्क्वायर कितना आ गया 25, यानी 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दूसरा कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, गेट थीटा। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल हमें दिया गया है। हमें कहा गया कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में बिल्कुल बराबर हैं, तो बताइए कैसे लिखा जाए। आप कहोगे देखो सर a और b को अगर हम हैंडल करें तो ये आता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही। और a माइनस बी को अगर हम हैंडल करें तो आता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या करें,
भाई देखो ऐसा है कि अंडर रूट से कट जाएगा, या आप कह लो कि दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स। ऐसे ऐसे काटना गलत होता है, पर आपको आप ये मान लो कि हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर आ गई। बहुत अच्छे। तो इस रिजल्ट को हम सॉल्व कैसे करें? सर आप ना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट दो, बी स्क्वायर से देखिए बी स्क्वायर को काट दो, तो हमारे पास बन गया 4ab cos थीटा किसके बराबर 0। अब इसमें से 4 तो 0 है नहीं, देख सकते हो आप, ना ही a 0 है ना ही b 0 है, तो क्या 0 है भाई? तो 0 है cos थीटा। cos थीटा 0 होने का मतलब थीटा कितना है? थीटा 90 डिग्री है। तो दिस इज ओके। सभी बच्चों को यह क्लियर हो गया कि भैया एंगल बिटवीन हमने कैसे फाइंड आउट किया है, राइट? डन। अब अगर ये रिजल्ट आपके पास आ जाए और आपसे पूछा जाए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता करो, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड तो सर ए हैट का होल स्क्वायर बी हैट का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हैट बी हैट cos थीटा है इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए स्क्वायर भी कर दिया मैंने दोनों साइड्स को, ये वाला 1 इस 1 से ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास बन जाता है 1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाती है हाफ। इसका मतलब जो थीटा है वो कितना आ गया भैया? वो आ गया मेरे पास 60 डिग्री। तो बहुत बढ़िया, हमने ये न्यूमेरिकल्स सब्ट्रैक्शन तक के यहाँ तक ख़त्म कर लिए। अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी पता लगता है। आपको मैं ये समझा दूँ पहले कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दो वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग बॉडी as seen from other moving body, ये काइनेमेटिक्स में हम करते हैं कि v रिलेटिव है, जो अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि v रिलेटिव va माइनस vb है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाई b। इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एज अपीयर्ड टू बी। इसे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो कभी भी अगर एक की वेलोसिटी दूसरी चलती हुई बॉडी से देखनी हो तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक कार है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दूसरी एक कार है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे आप देख के बताइए कि कौन सी बॉडी आगे निकलती हुई नज़र आएगी। इसको लगेगा कि ये आगे निकल रही है, इसको लगेगा ये पीछे रह रही है। अगर मैं कार ए की स्पीड बताऊं तो वो 10i हैट है, और b की स्पीड बताऊं, ये a कह लीजिए ये b कह लीजिए, तो b की स्पीड मेरे पास 5i हैट है। तो v रिलेटिव, जिसे आप वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b लिखना चाहेंगे, तो वो आ जाएगा va माइनस vb। आपको समझ आ गई बात कि जो देख रहा है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाई b। तो इसको क्या कहा जा सकता है? वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाई b। जिसने देखा है, जो देख रहा है, उसको बाद में लिखना है, जिसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई है उसे पहले लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b क्या है भैया? 10i हैट माइनस 5i हैट। तो ये कितना रह जाएगा बेटा? 5i हैट। यानी b को लगता है कि a
10 मीटर से नहीं, क्योंकि वो खुद भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे को जा रहा है, तो उसके रिलेटिवली वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे को जा रहा है। ठीक है, इसको ज़रा देख लो 1 मिनट के लिए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए, इस सवाल की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि एक कार है ए और वो ईस्ट की तरफ पर जा रही है। देखिए बेटा, जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाए तो आप सबसे पहले तो ऐसे इनकी रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए डायरेक्शंस की। मुझे देख के बताइए, सबसे पहले कार किस डायरेक्शन में जा रही थी? ये कार जा रही थी ईस्ट की तरफ। कितनी है वो? 10 आई हैट, क्योंकि मैं ईस्ट की डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन कहूँगा? आई हैट। नॉर्थ की डायरेक्शन को मैं कौन सी डायरेक्शन कहूँगा? जे हैट। हमने कहा कि कार की स्पीड किस डायरेक्शन में है? 10 मीटर पर सेकंड की है और वो आई हैट के साथ है। मैन किधर को मूव कर रहा है भाई? नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो मैं वी मैन की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ बेटा? 5 जे कैप। तो मुझसे पूछा क्या गया है? वेलोसिटी ऑफ कार पूछा गया है, एज सीन बाई मैन पूछा गया है। बहुत अच्छी। तो मुझसे पूछा गया है वी सी माइनस वी एम। वी सी कितना है? 10 आई हैट। वी एम कितना है? 5 जे कैप। 10 आई माइनस 5 जे। तो भाई वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाई मैन तो ये आ गया। तो ये क्या है? ये वी रिलेटिव है। अब इसकी अगर मैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की ही बात करूं, तो ये आंसर आ गया बेटा कितना? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो हमें पता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर आता है। तो ये आ गया 100 प्लस 25, ये कितना आ गया? 5√5 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी हो तो मैं कैसे बताऊंगा बेटा? तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या करना है? हमें देखिए, आई हैट डायरेक्शन में कितना है पार्ट इसका? आई हैट डायरेक्शन में कितना पार्ट है भाई? 10 पार्ट है, लिखा हुआ है। आई हैट डायरेक्शन में 10 पार्ट है। और जे माइनस जे हैट डायरेक्शन में कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। अब आपको पता लग गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो यहाँ लाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये किसकी है? वी रिलेटिव है। वी रिलेटिव की वैल्यू क्या है? 10 आई माइनस 5 जे। वही लिखा है, यही वाले वेक्टर को वहाँ रिप्रेजेंट किया है। tan अल्फ़ा की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज़रूर बताना चाहिए कितना होता है बेटा? tan अल्फ़ा 5 बाई कितना? 10, यानी कितना आ गया ये? 1/2। तो अल्फ़ा है क्या? अल्फ़ा इज़ tan इनवर्स कितना? हाफ। कौन सी डायरेक्शन है ये? ये है साउथ ऑफ ईस्ट। मैं बता दूं आपको कि साउथ ईस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि एंगल है ये किधर को जा रहा है? इधर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ। किसके साउथ में जा रहा है? ईस्ट। तो साउथ ऑफ किसके है? ईस्ट है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो बेटा सेकंड लेक्चर आपका यहाँ पे हम रोकते हैं।
ताकि आपको जितना आपको आज काम कराया है इसको आप चाहे 2 पार्ट्स में कवर अप कीजिए, सुबह और शाम मिला के। आपको ये चाहे 2 दिन में अलग अलग कवर अप कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मेरे लिए ये सेकंड लेक्चर है जिसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम किया है। फिर मैं एक बार दोबारा कह दूं कि जिन बच्चों ने कॉन्टिन्यूएशन में सुना है लेक्चर, आपको बेटा ऐसे नहीं करना था। आपको हर 2-3 पेज सुनने के बाद, नोट करने के बाद, जैसे एक स्क्रीन ख़त्म होती है उसको नोट करना है, उसके बाद फिर उसको दोबारा से सुनना है, ठीक है। और नोट करने के बाद उसको अपनी रजिस्टर से पढ़ना है। पढ़ना आपने हमेशा ही अपने रजिस्टर से है जिसके ऊपर आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो एक सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये आपने ट्राई करना है। जिन स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर में इसमें कोई भी दिक्कत हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, ठीक है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 3 पार्ट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप होंगे, ठीक है बेटा। आप यहाँ तक इसको नोट करके अपने रजिस्टर्स में अच्छी तरह से लिख के समझ लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।